लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे वहां सिर्फ मिट्टी का एक ढेर मिला। क्वांग फो ने अपने साथी की बातों को नजरअंदाज किया, सोच में पड़ गया और गंभीरता से कहा, मुझे लगता है ये निर्माण सामग्री होगी, इसलिए इसे घर ले आया। ओल्ड बाग घुटने के बल बैठ गया ताकि वो बाल्टी में रखी चीज को बेहतर तरीके से देख सके। उसने कहा, पहले इसे देख लेते हैं। फिर उसने एक उंगली से मिट्टी को उठाने की कोशिश की ताकि उसकी चिपकने की ताकत समझ सके। वो बड़बड़ाया, ये निर्माण सामग्री के रूप में काम नहीं आएगी, ये छूते ही गायब हो जाती है। फिर उसने अपनी 2 उंगलियों को रगड़ा और उपयोगिता का मूल्यांकन किया। अचानक वो मुस्कुराया और बोला, लेकिन ये मिट्टी अच्छी चीज है, हमारे भट्ठे के लिए इसका उपयोग हो सकता है। डीप टॉप पूरी बात समझ नहीं पाया। फुत्रोंग ने समझाया, ओल्ड बाग और मैं सीमेंट बनाने का इरादा रखते हैं। क्वांग फोन थोड़ा संशय में था, क्या सबको ये ठीक लगेगा? ओल्ड बाग ने अपने हाथ झाड़ते हुए खड़े होते कहा, कोई बात नहीं, मत भूलो हम गेम में हैं। वो मुस्कुराया जैसे उसे सफलता की पूरी उम्मीद हो। ये एक पूरी तरह वास्तविक ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। चलो जल्दी शुरू करते हैं। ओल्ड बाग ने 2 बाल्टियों में मिट्टी की तरफ इशारा किया और कहा, यह मिट्टी भट्ठा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तू चलो जाकर और बाल्टियां लेकर आओ। डीप टॉप और क्वांग फोन तुरंत कूद पड़े और जवाब दिया, जी हां। क्वांग फोन हकलाते हुए बोला, ठीक है ठीक है। डीप टॉप का चेहरा बेचैनी से भरा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा, क्या बाग निर्माण स्थल पर काम करता है? यहां ईंटें लगाने की व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है। दोनों की व्यवस्था पूरी होने के बाद ओल्ड बाग ने फुत्रोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो यहां पेड़ काटना जारी रखते हैं। यह सुनकर फुत्रोंग ने उत्साह से कुल्हाड़ी उठाई और कहा, मैं तैयार हूं। ओल्ड बाग जोर से चिल्लाया, चलो हमें एडमिनिस्ट्रेटर को एक सरप्राइज देना होगा। चारों ने एक साथ हाथ उठाकर सहमति और दृढ़ संकल्प दिखाया। डीप टॉप, क्वांग फोन और फुत्रोंग ने तुरंत एक स्वर में कहा, जी हां। कुछ पल बाद जंगल से अचानक एक चीख सुनाई दी, मदद करो। डीप टॉप और क्वांग फोन डर के मारे बाहर दौड़े। उनके पीछे एक विशाल 2 सिर वाला भालू था। डीप टॉप चिल्लाया, बाघ मेरी मदद करो। ओल्ड बाघ और फुत्रोंग मुड़कर देखा। जो नजारा उनके सामने था वो देखकर वे हैरान रह गए। अचानक क्वांग फोन का पैर एक चट्टान से ठोकर खाकर गिर पड़ा। डीप टॉप ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी हड्डी टूट गई थी। वो डर के मारे चिल्लाया, भाइयों जल्दी रेंगो। भालू अपने शिकार की ओर दौड़ा, जो रेंगकर बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं किसी और जगह से क्वांग अचानक डरावनी मुद्रा में जाग उठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने नजदीक रखा बंदूक उठाई और धीमी सांस लेकर सोचा, अरे ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। वो अचानक सोचने लगा, इतनी कल्पना करने से ही मुझे खून निकलने जैसा महसूस हुआ। उन 4 खिलाड़ियों की वजह से, जिनके लिए उसने 5 महीने तक भोजन बचाया था, अब वो लगभग खत्म हो चुका था। चारों ओर देखा, सारी पानी और संसाधन खत्म हो चुके थे। सो क्वांग ने उस दृश्य को याद किया जहां तू एंडू थकावट से खड़ी होकर सभी को पेड़ काटते हुए देख रही थी। रुकना मना है जब तक कि सम्मानित एडमिनिस्ट्रेटर वापस ना आए। हम इंसानों को आराम की जरूरत होती है, तुम लोगों की तरह जो सिर्फ रिचार्ज करते हो। डीप टॉप इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल हो गई और वह चिल्लाया, हम इंसानों को आराम चाहिए, तुम्हारे जैसे नहीं जो केवल रिचार्ज करते हो। सो क्वांग चिंतित होकर सोचने लगा, मैं नहीं जानता वे अब कैसे हैं। हां, अपार्टमेंट में 2 लोग थे, लेकिन फिर भी उसे अचानक असुरक्षा सी महसूस हुई। तभी बाहर से एक आवाज आई, भैया मैं छिंगू हूं, अगल बगल वाली। घर पर हो? वो हैरानी से बाहर झांका, मन में सोचा, क्या गड़बड़ है? इतनी सुबह कैसे आ गई? दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसने नीचे देखा, सामने मुस्कुराती हुई लड़की खड़ी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? उसने दोनों हाथों से एक कुकी आगे बढ़ाई। गाल थोड़े गुलाबी हो रहे थे। हनी, ये आपके लिए लाई हूं। वो चौंका, अचानक शर्म से लाल हो गया। खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, मेरे लिए? उसने कुकी पकड़ी। लड़की ने उसे देखकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, हाँ हाँ तुम ही के लिए है। फिर तू अंडू धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, भैया एक राज बताऊं, ये कुकी मेरे दूसरे भैया की है। उन्होंने कहा कि तुम्हें बोलूं, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है। वो झुका, सुना और चेहरा थोड़ा बदल गया। सो क्वांग थोड़ा भोला था, लेकिन मन में उसे डोह का मुस्कुराता
चेहरा दिख गया। थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, समझ गया। लेकिन साथ ही सोचा, डोहो ने ये चाल चली है, उम्मीद नहीं थी। चेहरे पर बहुत खुशी नहीं आई। उसने झुककर पूछा, तू अंडू, ये बात क्यों बताई? वो मासूमियत से बोली, ही, क्योंकि मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाना चाहती। तभी एक और आवाज आई, ओए अजनबी, शिकार पे चलना है क्या? वो देखकर घबरा गई और सो क्वांग के पीछे छिप गई। वो समझ गया, सामने वोंग डुकफुक और उसका छोटा भाई खड़े थे। सो क्वांग ने गंभीरता से कहा, डर मत, पहले मेरे घर चली जा। वोंग खानदान का बड़ा बेटा और छोटा बेटा वही थे। बड़े ने कुछ नहीं कहा, छोटे ने अकड़ कर बोला, बाहर ही न ढेर हो जाना। बड़े भाई ने उसका कंधा पकड़ा और बोला, चुप कर। डुकफुक डर से उछल गया, चेहरा बैंगनी पड़ गया। भाई साहब। वो चला गया, लेकिन जाते जाते सो क्वांग को खतरनाक नजरों से घूर गया। सो क्वांग भौहें चढ़ाकर सोचने लगा, ये बंदा तो बड़ा ही झंझटी है। जब वो दोनों चले गए, उसने तू अंडू से कहा, ठीक है, अब सब ठीक है, मैं जा रहा हूं। वो दरवाजे के पीछे से झांकी और बोली, ध्यान रखना, मैं घर का ध्यान रखूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और सोचा, तू अंडू वाकई अच्छी लड़की है, पर अभी बहुत छोटी है। फिर मन में आया, 2 साल बाद जब बड़ी होगी, शादी का जोड़ा पहनेगी और मैं ही उसका घूंघट उठाऊंगा। फिर खुद को झटका दिया, अरे अभी छोटा है, बड़ा होने दो, फिर सोचना। दूसरी जगह 6 लोगों का दल हथियार लेकर चल रहा था। जमीन पर कदमों की आवाज ने चार्ली का ध्यान खींचा। कदम एक दुकान पर रुके। सो क्वांग आगे बढ़ा, ये लो 21 चिप पॉइंट्स, मुझे चाहिए 7 किलो हरा जौ। फिर उसने कुछ और चीजें उठाई, ये सूखा मांस, तंबाकू के पत्ते। ये 4 चिप में कितना मिलेगा? दुकानदार बोला, 1.1 टेल। उसने तुरंत कहा, ठीक है, दे दो। सो क्वांग ने तंबाकू के पत्तों का विवरण पढ़ा, खुश था। अब शिकार करना आसान था। उसके पास बंदूक थी। जो मांस बचता था, उसे अचार बनाकर रखा जाता, सर्दियों के लिए। ब्राउन फार्म के तंबाकू पत्तों में खुशबूदार तत्व होते थे, आल्हाइजेस और कीटोन्स। बिना नमक भी महीनों चल जाते थे। चार्ली ने एक थैला रखा, ये लो 7 किलो हरा जौ। फिर उसने घूरते हुए पूछा, अरे भाई, कुछ दिन पहले ही तो 5 किलो लिया था ना? ये सुनकर तुम जिज्ञासु हुए, कोई दिक्कत है क्या? उसने कंधे उचकाए, नहीं नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हमेशा फायदेमंद होती है। लेकिन सो क्वांग को कुछ अजीब लगा और उसका चेहरा चिंता से भर गया। हे भगवान, इस दौरान मैं लापरवाह रहा। न तो कोई कचरा बेच पाया, न कोई उपयोगी चीज ठिकाने लगाई। ऊपर से 2 बार धड़ाधड़ सामान खरीद लिया। अब अगर नगर प्रमुख ने रिपोर्टें मिलाई, तो उसे लगेगा कि मैं कोई गुड़ बना रहा हूं उसके खिलाफ। उसके मन में एक काल्पनिक सीन चला, गवर्नर का हाथ उसकी गर्दन पकड़ता हुआ और उसका चेहरा बैंगनी पड़ता जा रहा है। अगर मैंने ढंग से नहीं संभाला तो अपनी कब्र खुद खोद बैठूंगा। सो क्वांग ने ठोड़ी पर हाथ रखा और लंबी सांस ली। सामने का दृश्य देखकर उसे उस वीडियो गेम का हीरो याद आ गया। पीठ पर पहाड़ जितना सामान लादे हुए, फिर भी बचे हुए इलाके से निकल भागता है। उसने भी अपना झोला उठाया और बुदबुदाया, सच में असल जिंदगी गेम जैसी आसान नहीं होती। वो मुड़ा और चार्ली से बोला, मैं पहले चलता हूं। चार्ली ने भौहें उठाकर कहा, हूं, लगता है तेरे पास अब भी गाय है। सो क्वांग ने शर्माकर सिर खुजलाया, वाकई ये सामान तो हाथी के जैसा भारी है। क्या पता ये ली केवाय डक की 2 सिरों वाली गाय बेच डाले। चार्ली ने हाथ सीने पर बांधे और संजीदगी से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, देख बेटा, तुझ पे नजर है। जैसे जैसे सो क्वांग चला, हाथ हिलाकर विदा ली और मन में सोचता गया, यहां से जल्दी निकलना चाहिए। चार्ली भले ही नेक दिल है, पर आखिर में तो वही मेयर की टीम का चमचा है। दृश्य बदला। एक जीर्ण शीर्ण शहर, टूटी फूटी इमारतें, उड़ती धूल
और धुआं। दीप टॉप ने सामने देख रहे आदमी की ओर मुड़कर जोर से चिल्लाया, सब ध्यान दो। मैनेजर वापस आ गया। सबका ध्यान उधर गया। सो क्वांग अचंभे से देखता रहा और मन में सोचा, क्या माजरा है ये? टास्क बोर्ड पर तो ऐसा कोई मिशन नहीं था। चूल्हा बनाने वाला। फूतरोंग उछलता कूदता आया। मैनेजर, आप आ ही गए। सो क्वांग ने पूछा, मैं तो सारी रात बाहर मारा मारा फिरा। तुम लोग यहां कैसे हो? कोई दैत्य, राक्षस, बचे खुचे लोग तो नहीं दिखे? फूतरोंग ने चूल्हों की तरफ इशारा किया। नहीं साहब, लेकिन हमने सारे चूल्हे बना लिए हैं और अब हम सीमेंट बना सकते हैं। फिर तो उसने खुशी से किचन केमिस्ट की तरह रेसिपी सुनानी शुरू कर दी। पहले छाल जलाई, फिर राख में पानी मिलाया, फिर छानकर ऊपर की नींबू पानी जैसी परत निकाली, नीचे का कीचड़ सुखाया और मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का तड़का। फिर सब कुछ भट्टी में लाल नारंगी तक जलाया, फिर नदी से रेत उठाई, फिर सब मिलाकर मिलाया और मिल गया देशी देसी सीमेंट ऐश। सो क्वांग ने फिर से अपनी ठोड़ी पकड़ी। मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने भी कभी राख में मिट्टी मिलाकर ट्राई किया था, लेकिन जैसे ही दबाता टूट जाता। मेरी बनी चीज तो टॉफी से भी कमजोर थी। अब समझ आया, तरीका ही गलत था। फिर बताया गया कि ये सीमेंट जूते चमकाने में भी काम आता है। सो क्वांग ने खंखार कर कहा, बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने। पर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, अब बताओ, इन महाशयों को इनाम में क्या दूं? फूतरोंग की आंखें चमकने लगी। सभ्यता के विकास के लिए दुख बांट पाना मेरे लिए सौभाग्य है। उसने खुशी में पानी की बोतल पकड़ ली। भावनाएं ओवरफ्लो हो गई थी। तभी दीप टॉप ने उसकी गर्दन जकड़ ली और चिल्लाया, बहुत बोले। पूरी टीम की मेहनत खुद अकेले ले ली। बूढ़े बॉच ने कमर पर हाथ रख दिए। बिल्कुल। बच्चू, सारी क्रेडिट अकेले ले जाओगे क्या? फूतरोंग तो घुट घुट कर बोलने लगा, नहीं, गलत समझे आप लोग। मेरा मतलब वो नहीं था। सो क्वांग इस तमाशे को देखकर बस हल्का मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों ने मेहनत की है, इनाम में एक नया सहायक मिलेगा। सो क्वांग मन ही मन सोचने लगा, लगता है शारीरिक मेहनत जैसे पेड़ काटना ताकतवर खिलाड़ियों को लेवल अप करवाने में वाकई फायदेमंद है। बस कुछ और मसलमैन टाइप लोग जोड़ देने चाहिए टीम में। तभी दीप टॉप उछल पड़ा, मैनेजर, फिर तो जरा कुछ सुंदरियों को भी अरेंज कर दीजिए। फूतरोंग ने आंखें बंद की, एक फिल्मी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोला, अगर ऐसा है तो किसी नाजुक, जवान और हसीन लड़की को लाना बेहतर होगा। मिस बाज भी फूतरोंग से कुछ कम नहीं थी। शर्माते हुए बोली, तुम लोग तो वाकई काम के धुरंधर लगते हो। सो क्वांग ने थोड़ी लाचारी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी राय पर गौर करूंगा। सब एकदम चौकस होकर खड़े हो गए, हाथ उठाया और बोले, दीप टॉप जी की आज्ञा का पालन करेंगे। ओल्ड बोझ भी बोल पड़ा, चिंता मत कीजिए, इसे हम पर छोड़ दीजिए। फूतरोंग ने भावुक होकर कहा, आपकी सेवा करना मेरा मिशन है और ये मेरी सौगंध है जनता महासंघ के झंडे तले। सो क्वांग ने यह सब सुनकर मन में सोचा, भाई साहब, क्या ओवर एक्टिंग है? ओल्ड बोच ने कुल्हाड़ी हाथ में ली और चिल्लाता हुआ भागा, मैं पेड़ काटने जा रहा हूं। तुम लोग चूल्हे का ध्यान रखना। बाकी सब भी पीछे पीछे भागे। मैं भी चल रहा हूं। सो क्वांग मुस्कुरा पड़ा, बस यही चाहिए था। इनकी लीक पर चलने दो, हमें भी थोड़ा स्टॉक जमा करना होगा। अभी तो खाना इतना है कि एक दो और खिलाड़ियों को खिलाया जा सकता है। अपने कमरे में लौटकर उसने बैग जमीन पर पटका। सामने सिस्टम स्क्रीन चमक रही थी। सो क्वांग सोच ही रहा था कि तभी एक नोटिफिकेशन टुनटुन करके बोला, बधाई हो मैनेजर, आपने दैनिक कार्य लकड़ी स्टोर करना पूरा किया, बोनस प्लस 2 पॉइंट। दैनिक कार्य सीमेंट बनाना पूरा किया, बोनस प्लस 5 पॉइंट। सो क्वांग ने स्क्रीन पर दबाया, स्क्रीन बदली। मैनेजर ने 7 बोनस पॉइंट से प्राथमिक रहस्यमय बॉक्स एक्सचेंज किया। बॉक्स खुला और स्क्रीन पर चमकते हुए आइटम्स उभरे। 5 रंग बिरंगे लॉलीपॉप्स, फ्रूट फ्लेवर लॉली। खाओ, स्टार बढ़ाओ। एक चॉकलेट बार, वजन 200 ग्राम, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। एक नमक की थैली,
वजन 500 ग्राम। उम्दा किस्म का महीन नमक। सर्वाइवर इसे खरीद भी नहीं सकते। सो कुआंग ने यह सब देखकर कुर्सी पर बैठते हुए बोरियत से ठंडी सांस ली। थोड़ा और मिल जाता तो क्या बात थी। 1 किलो नमक में बस पोर्क या सॉसेज पक सके। उसने ठोड़ी पर हाथ रखा और विचार किया, पर अगर रिफाइंड नमक है तो शायद 20 से 30 गुना ज्यादा मिलेगा बनिस्बत मोटे नमक के। पर अगले ही पल उसने वो ख्याल खारिज कर दिया। ना बाबा, हाओहॉक प्रांत में नमक बेचना मतलब सीधे प्रॉफिट गंगा बहाना। हथियारों के बाद सबसे ज्यादा कमाई। पर मेरी ताकत अभी कम है, छोटा मोटा धंधा चलाना ठीक नहीं। उसने कंप्यूटर की ओर देखा और खुद से बोला, अभी फोकस करना है, बेस बनाना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर धड़ाधड़ कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। ग्रुप में ढेर सारे नए मुझफाड़ मीम्स, वाइड ओपन माउथ मेम्स थे। एक बंदा पूछ रहा था, इस गेम को खेलते कैसे हैं? पैसे लगते हैं क्या? नीचे जवाब आया, बीटा टेस्टिंग फेज में कोई पैसा नहीं लगता, बस अकाउंट रजिस्टर करो, फॉर्म भरो और टीम सेटअप कर लो। फिर एक और सवाल आया, भाई लोगों, रात में ऑनलाइन थे क्या? नया कंटेंट ट्राई किया? जवाब, हां जी, पूरा दिन पेड़ काटे, रात भर सीमेंट बनाया। कोई और पूछ बैठा, भाई ये सीमेंट कौन सी पैंट है, ये पहनी जाती है क्या? जवाब, डंगडंग, मैं स्कूल जा रहा हूं, आकर फिर बात करेंगे। सो कुआंग ने हल्का बहुत सिकोड़ते हुए कहा, लगता है नए लोग ग्रुप में कुछ काम के नहीं हैं। बाकी 4 लोगों ने तो मेरी ताकत बढ़ाने में मदद की, पर ये नए बंदे बस बातें बनाते हैं। सो कुआंग नीचे नीचे कमेंट्स पढ़ता रहा। सच कहूं तो ये ओल्ड अबैंडन्ड एरिया गेम असल जिंदगी से कुछ कम नहीं है। जैसे कि कोयला बनाना, ये कोई माउस पर क्लिक करने जितना आसान काम नहीं है। पहले भट्ठी बनानी पड़ती है। धातु गलाने की तकनीक भी बिल्कुल असली जिंदगी जैसी ही है। एक और बंदा लिखता है, ये तो अब तक का सबसे अजीब गेम है। सारे मटेरियल खुद जमा करने पड़ते हैं, कोई मशीन ऑटो पायलट पर नहीं चला सकते। बाकी गेम्स में तो मशीन पूरी रात राक्षस मारती रहती है, लेकिन इस गेम में बस कुछ पेड़ काटे और कमर दर्द चालू। नीचे एक और बंदा जवाब देता है, सही कह रहे हो, मैंने खुद अनुभव किया है। फिर वही पिछला बंदा फिर उभर कर आता है, यो क्वांग, मुझे पता है तू देख रहा है, मैं तेरे सामने घुटनों पर बैठा हूं, बस एक चांस दे दे भाई। अकाउंट का नाम है डबक। भट्ठी बनानी नहीं आती, लेकिन लकड़ी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। जैसे कि अगर जली हुई लकड़ी से कंडे निकालो और उसे फिल्टर करो तो उसमें से एसिटिक एसिड, एसीटोन और मेथनॉल जैसी चीजें निकल सकती है। नीचे एक डेटा टेबल भी दी थी। सो कुआंग की आंखें फैल गई, भाई सच में ऐसे लोग भी हैं क्या टॉयलेट जैसे गेम फोरम में? कुछ तो असली के वैज्ञानिक लगते हैं। एथनॉल, मेथनॉल, एसीटोन, इनसे तो स्मोकलेस बम बनाए जा सकते हैं। फिर तो कुआंग ने तुरंत माउस को झपटा, डब के अवतार पर क्लिक किया और मन में सोचा, यह बंदा काफी जानकार लगता है। आखिर यह है कौन? थोड़ी सी डिटेल्स देखी। नाम डबक, टीम मच्छर दल द मॉस्किटो स्क्वाड, लिंग पुरुष, उम्र 7.8 सौर कैलेंडर। नीचे एक इमेज भी थी जिसमें शायद कोई फर्नीचर बेच रहा था। सो कुआंग ने थोड़ी खुजलाई और सोचा, अगर इसे लकड़ी का इतना ज्ञान है तो ये वाकई हमारी वुड जंगली समस्या को हल कर सकता है। झटपट उसने डब को मैसेज किया, हाय, क्या आप इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के इच्छुक हैं? दूसरी तरफ डब उर्फ क्वान हु के फोन में टुन करके नोटिफिकेशन आया। उसने फोन देखा और बुदबुदाया, कौन है ये? क्वांग ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं हूं ओल्ड अबैंडन्ड एरिया गेम का मैनेजर, तुम मुझे क्वांग कह सकते हो। क्वान हु की आंखें बाहर आ गई। क्या वही गेम मैनेजर मुझसे बात कर रहा है? थोड़ा घबराया और थोड़ा उत्साहित हुआ, पर मैं कैसे साबित करूं कि वही गेम है? तभी क्वांग ने उसे एक लिंक भेज दिया, इस लिंक पर जाओ, सारे जवाब मिल जाएंगे। डबक ने पूछा, इसमें कोई पैसा तो नहीं लगता? काफी देर तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो क्वांग ने फिर से मैसेज भेजा। डबक ने फोन को घूरते हुए कहा, चलो ट्राई करते हैं। भले ही साल की शुरुआत में ऑनलाइन ठगी हुई थी, लेकिन अगर यह गेम असली हुआ तो मस्ती आएगी। सो क्वांग कुर्सी पर बैठ गया, कीबोर्ड की टकटक चालू हो गई।
वही डक ने मैसेज भेजा, मैंने रजिस्टर कर लिया है, अब क्या करना है? क्वांग ने तेजी से टाइप किया, कुछ नहीं, बस अपना रजिस्ट्रेशन कोड भेजो, मैं बाकी सेटअप कर दूंगा। 3 दिन में तुम्हें ऑनलाइन बुलाऊंगा। क्वांग ने अपनी बाहें सीने पर मोड़ी, कुर्सी से टेक लगाई और सोचा, अब हमारे पास एक बढ़ी भी है, लेकिन अभी भी पोस्ट पर लोग कम हैं। तभी स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन चमकने लगे। डक ने कमेंट किया, दोस्तों, मुझे एक्सपेरिमेंटल स्टेटस मिल गया है। नीचे एक बंदा क्विट स्मोकिंग नाम से बिफर पड़ा। क्या बकवास है यार, ये कैसा बेवकूफाना सिस्टम है। आधार क्या है? मैंने सबसे पहले रजिस्टर किया था, इसलिए मेरा हक बनता है। सो क्वांग ने स्क्रीन की ओर थके चेहरे से देखा। डब को एक्सपेरिमेंटल स्टेटस मिलते ही वो बाहर निकल गया और फौरन उसका प्रचार करने लगा, जैसे उसने नोबेल जीत लिया हो। सो क्वांग ने मन ही मन सोचा, ये बंदा तो सबमर्सिबल भी नहीं बना सकता, लेकिन अब ग्रुप में जो लीक्स है उन्हें कैसे मनाया जाए, जो छोड़कर जाने की धमकी दे रहे हैं। उसने जल्दी से कमेंट किया, सब लोग शांति बनाए रखें, ये सब आपके भले के लिए ही है। अभी हम गेम की सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। इसलिए हमें कुछ अनुभवी लोगों की जरूरत है जिन्हें हम गिनी पिग बनाएं। क्विट स्मोकिंग नाम के यूजर ने झटपट लिखा, मैं भी गिनी पिग बन सकता हूं। ड्राइविंग में 7 साल का अनुभव, रोते हुए मीम के साथ। दूसरा बंदा बोला, ड्राइविंग? भाई तू क्या है, ड्राइवर या एक्सावेटर ऑपरेटर? फिर किसी तीसरे ने लाइटिंग डाली, लड़ो मत, तुम्हें पता भी है कि टॉयलेट रियली हैज मॉस्किटोज। हाँ वही, ग्रुप में बस कल ही आया है, शायद वो खुद मैनेजर का सब अकाउंट है। एक बंदा बड़बड़ाया, यही तो, पूरी दुनिया उल्टी चल रही है, इस गेम की असलियत भी झूठ लगती है। नीचे कुछ लोगों ने सिर हिलाते हुए सहमति दी, हाँ लगता तो असली सब अकाउंट ही है। क्विट स्मोकिंग फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। प्लीज मिस्टर क्वांग, मुझे एक चांस दो। क्वांग ने सबको शांत करते हुए कहा, थोड़ा सब्र रखो, बस कुछ दिन और फिर हम 100 और लोगों के लिए स्लॉट खोलेंगे। हर किसी को मौका मिलेगा, यकीन रखो। फिर वो कुर्सी पर हाथ में ठोड़ी टिकाकर सोचने लगा, शायद कुछ और एक्सपेरिमेंटल खिलाड़ी जोड़ लिए जाए। उसे कल्पना आई, कई लोग मिलकर जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं, ग्रिल पर गोश्त पक रहा है। वैसे खाना तो है, पर कोई उसे संभालने वाला भी चाहिए, यानी कि शेफ। तुरंत उसने टाइप किया, हां हमें एक शेफ की जरूरत है, ताकि कुकिंग सिस्टम भी टेस्ट हो सके। बस फिर क्या था, कमेंट सेक्शन में भूचाल आ गया। हर कोई क्विट स्मोकिंग को धक्का देकर बोलने लगा, मुझे चुनो, मेरी आंखें बंद भी हो तो भी कुंग पाओ चिकन बना सकता हूं। मेरे बनाए चिकन को मेरे कुत्ते और मुर्गियां भी सलाम करती है, न कुरकुरा जले हुए जैसा, न ज्यादा फैटी। सो क्वांग का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई इन दिनों तो हर किसी को 2 चावल, एक सूप बनाना आता है, लेकिन क्या सच में हाथ में हुनर भी है? तभी उसकी नजर एक कमेंट पर अटक गई, हटो सब, पेश है यूरोपीय शेफ। उसके साथ ही एक फोटो, हाथ में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। क्वांग ने तुरंत माउस क्लिक किया, चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। इसी को लेना है। दृश्य बदलता है, एक पुराने टूटे फूटे नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर धूल उड़ाते हुए टी दैट नाम की डिवाइस क्वांग की ओर दौड़ती है। मास्टर, आखिरकार आप मुझे लेने आ गए। क्वांग थोड़ा झुकते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? टी दैट जल्दी से बोला, मेरे पास सिर्फ 1% बैटरी बची है। क्वांग ने माथा पकड़ लिया, ओ भाई, तुम क्या सोच रहे थे? तभी उसने देखा कि टी दैट का शरीर जड़ हो गया, जैसे कोई पत्थर बन गया हो। क्वांग हड़बड़ा कर बोला, तुम्हें चार्ज कहां से करूं? टी दैट बोला, मेरे शरीर में वायरलेस चार्जिंग पोर्ट है, बस शेल्टर वापस ले चलो, वही चार्ज हो जाऊंगा। क्वांग ने सोचा, ओह, तभी तो शेल्टर में कोई सॉकेट नहीं है। वो जो सर्वर मशीन टेबल पर था, शायद वही वायरलेस चार्जर था। क्वांग ने टी दैट को उठाया और बोला, चलो तुम्हें चार्जिंग पर लगाता हूं। चलते चलते टी दैट फिर बोला, मास्टर। क्वांग ने बहुत सिकोड़ कर पूछा, क्या हुआ अब? शेल्टर की बिजली व्यवस्था जनाब, कोई मामूली तारबत्ती नहीं थी, पूरा का पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कोर उसे चला रहा था, और उसके चारों ओर फैला हुआ था एक बेहद विशाल चुंबकीय क्षेत्र। सो क्वांग की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला। न्यूक्लियर रिएक्शन? एजदैट ने बड़ी मासूमियत से आगे कहा,
हाँ, इसलिए वहां की बिजली बहुत लंबे समय तक चलेगी। सो क्वांग के चेहरे पर एक नकली मुस्कान आई। ओह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मन ही मन उसने चालाकी से सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा। इस बिजली को चोरी करने का तरीका निकालना ही होगा। एडैट ने जैसे उसके मन की बात सुन ली और तुरंत बोला, वैसे भी ये इतनी अच्छी बात नहीं है। फ्लैशबैक चालू हुआ, उस समय की जब न्यूक्लियर रिएक्टर को पहली बार चालू किया गया था। टी दैट धीरे से बोला, अब साल है 2340। शेल्टर जब बना था तब से गिना जाए तो इसका इस्तेमाल 100 साल तक होना था। सो क्वांग की आंखें चौड़ी और चेहरा बर्फ। अगर बिजली ही खत्म हो गई तो? एज दैट ने सिर खुजाते हुए दुखी आवाज में कहा। नहीं पता। उसने टी दैट के शब्दों को दोहराया और उसका चेहरा कुछ और अंधेरा हो गया। नहीं पता। उसकी आंखों में एक डरावनी कल्पना उभरी। सो क्वांग खड़ा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कोर के दरवाजे पर 100 सालों के बाद। टी दैट ने आगे बताया, असल में प्लान के मुताबिक 100 साल पहले शेल्टर को खुलना था, लेकिन ना जाने क्यों 1 सदी की देरी हो गई। वैसे भी बहुत ज्यादा निराश मत होइए। तीसरी मंजिल पर इंजन रूम है, बस उस मंजिल को अनलॉक कर लो और फ्यूल रॉड बदल दो। सो क्वांग पथरा गया। सुनने में तो आसान लगता है, पर न्यूक्लियर फ्यूल रॉड ढूंढने कहाँ जाऊं? उसने टी दैट को जमीन पर रख दिया और बोला, जा, चार्ज हो जा। एफ दैट ने अलविदा में हाथ हिलाया और बोला, शुक्रिया मालिक। सो क्वांग बाहर खड़ा सोच रहा था। कम समय में बिजली की समस्या शायद ना हो, पर ये 100 साल की देरी का मतलब यह भी हो सकता है कि सिस्टम बहुत ज्यादा भरोसे के लायक नहीं बचा होगा। उसने ठोड़ी पर हाथ रखा और आगे सोचा, जो पावर बची है वो ज्यादा से ज्यादा कुछ दशक चलेगी और फिर आएगा वो भयानक सर्दी। दृश्य कट। सो क्वांग एबैंडन्ड एरिया में पहुंचा, दोनों हाथ पॉकेट में, और चलने का स्टाइल ऐसा जैसे स्लो मोशन में कोई हीरो हो। उसके सामने था एक बेहद शानदार दृश्य। 8 धुएं उड़ाते भटे। पुराने बाग साहब ने उसे देखा, पसीना पोंछते हुए, एक हाथ में फावड़ा और चेहरे पर मुस्कान। मैनेजर साहब, आ गए आप? सो क्वांग ने कहा, हां, और ये सब तुम लोगों ने बनाया? बाग तुरंत दौड़ते हुए आया। नहीं नहीं, सबकी मेहनत है। सो क्वांग ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, अरे रहने दो, सिस्टम सब जानता है। सबके योगदान का हिसाब रखा गया है। सभी को 1000 बोनस पॉइंट मिलते हैं। सीमेंट और निर्माण सामग्री अनलॉक करने के लिए बधाई। इतना सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं, जैसे बच्चों को आइसक्रीम मिल गई हो। सो क्वांग ने आगे कहा, आज से ओल्ड बाग हमारे शेल्टर 4004 के आर्किटेक्चरल कप्तान हैं। तुम प्लान के दायरे में रहकर अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हो। बाग तुरंत खड़ा हो गया, सिर झुकाया और कहा, मैनेजर साहब, मैं पूरी जान लगा दूंगा। दूर खड़े डीप टॉप की भौंस सिकुड़ गई। पूरे शरीर से ईर्ष्या और खीज की लपटें निकलने लगी। बोनस पॉइंट का तो जलेबी बना दिया इन लोगों ने। सो क्वांग ने संतोष से हाथ बांधकर कहा, बहुत अच्छे, अब बताओ क्या प्लान है? ओल्ड बाग ने सलामी ठूंकी और कहा, कल जब मैं ऑफलाइन हुआ तो असलियत के सीमेंट फैक्ट्री में गया। वहां मास्टर ने बताया कि अगर सीमेंट में थोड़ी आयरन पाउडर मिलाओ तो वो और भी मजबूत हो जाता है। सो क्वांग ने मन ही मन कहा, बाप रे, ये तो गेम में इंजीनियरिंग का पीएचडी ले आया। हमारे पास जिंदगी की तरह हर जगह जंग, रस्ट फैली हुई है। ये कहते हुए उन्होंने जंग को लकड़ी की कोयले, चारकोल के साथ मिलाया और उसे एक घटक के रूप में प्रयोग किया, एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट, घटाने वाला तत्व। फिर उसे गर्म किया जिससे आयरन पाउडर, लोहा चूर्ण बन जाए। अब उस चूर्ण को सीमेंट की राख, सीमेंट ऐश के साथ जलाया। कुछ ही भट्टियों, किल्न्स पर भरोसा करके ढेर सारा सीमेंट बनाना नामुमकिन है। इसलिए मेरी योजना है कि अब तक जितना भी सीमेंट बना है उसी से ऐसी मशीनरी बनाऊं जो और ज्यादा सीमेंट उगले। मेरा मतलब है बनाए। ये सुनकर क्वांग ने अपनी ठुड्डी, चिन खुजाई और बोले, योजना बुरी नहीं है, लेकिन अगर तुम सारी छाल, बाग जला दोगे तो क्या इतना सीमेंट बनेगा? बाग ने आत्मविश्वास से कहा,
इसीलिए तो हमें एक और भी प्रोफेशनल, उच्च कोटि का भट्ठा चाहिए जो 1450 डिग्री तक तापमान झेल सके, ताकि हम चूना पत्थर, लाइमस्टोन और मिट्टी को पूरी तरह जलाकर असली कार्बोनेट सीमेंट बना सके और राख पर निर्भरता खत्म कर दे। ये सुनकर क्वांग ने तालियां बजाई। वाह बेटा, सोचा तो तूने गहराई से। बच थोड़े झेंपे हुए अंदाज में सिर खुजलाने लगे। फिर क्वांग ने मुड़कर सबको कहा, जल्द ही 2 लोग हाइबरनेशन से बाहर आने वाले हैं, तो एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए। यह सुनकर सबके चेहरे चमक उठे, जैसे बिजली मुफ्त में मिलने लगी हो। क्वांग ने हाथ बांधे और कहा, तो हमें कुछ मांस चाहिए। दलिया पर तो उन्हें न्योता नहीं दे सकते। कौन मेरे साथ सुअर मारने चलेगा? बस फिर क्या था, सब चिल्लाने लगे, मैं, मुझे ले चलो। क्वांग ने उन्हें देखा और बोले, इतने लोग नहीं चाहिए। फिर बोले, 10 टाइम्स ए नाइट, 10 बार रात में काम करने वाला तू चल। तू तो कॉग्निटिव सिस्टम, दिमागी मशीन है। बाकी सबका दिल रोने को हुआ, पर डीप टॉप गर्व से बोला, आज्ञा का पालन होगा। डीप टॉप ने हाथ उठाया और इशारा किया, इस दिशा में चलिए। हमें लीचेस, जोंक दिखानी है जो म्यूटेंट हो गई है। क्वांग ने कहा, अरे भाई, आज का मिशन लीचेस नहीं, सुअर है। डीप टॉप थोड़ा भ्रमित हुआ। तो हम जंगल से दूर क्यों जा रहे हैं? क्वांग ने चुपचाप बंदूक निकाली और बोला, जरा देख तो सही, असली जंगल यहां है, तांतुआन सिटी, टैंट्यून सिटी के उत्तरी उपनगरों में। यह सुनकर डीप टॉप थोड़ा कांपा, फिर बोला, यहां तो म्यूटेंट्स, बदलावों से बने जानवर की कहानियां मशहूर है। और फिर उनके दिमागों में डरावने मॉन्स्टर्स की तस्वीरें घूम गई। रेडिएशन, जेनेटिक हथियार और वक्त ने उन्हें हैवान बना दिया था। क्वांग ने धीरे से कहा, यहां सिर्फ म्यूटेंट्स नहीं, इंसानों से भी खतरा है। डीप टॉप ने घबराकर लार निगली और पूछा, मतलब और भी डरावनी चीजें? कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा खिल गया। ओह, गेम में नया कैरेक्टर मिला, मजा आ गया। क्वांग ने डांटा, मेरे साथ चलो, इधर उधर मत झांको। तभी अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्वांग ने गहराई से सोचा, ये आवाज जानी पहचानी है। फिर देखा कि सामने कुछ हलचल है, सर्वाइवर्स के निशान। डीप टॉप का चेहरा बैंगनी हो गया। क्या वो छोड़ दिए गए इलाके के लोग हैं? मन में सोचा, वाह, एक और एनपीसी मिल गया। लेकिन क्वांग ठंडे स्वर में बोले, ज्यादा खुश मत हो, यहां अजनबी, स्ट्रेंजर्स, म्यूटेंट से भी खतरनाक हो सकते हैं। दोनों एक गाड़ी के पीछे छुपे। क्वांग ने जमीन से कुछ उठाया और कहा, यह बारूद है, इसमें सल्फर है, टेढ़े मेढ़े, हजबैक, कीले हैं और लोहे के टुकड़े भी। फिर गंभीरता से सोचा, यहां म्यूटेंट या शिकारी जरूर है, क्योंकि इंसान आमतौर पर रिहायशी इलाकों में बारूद नहीं लगाते। इसका मतलब निशाना इंसान है। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मानो उसने कुछ बड़ा देख लिया हो। सो क्वांग ने और गहराई से सोचा, इस जले हुए गंध के हिसाब से धमाका अभी अभी हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे पहले। फिर उसने डीप टॉप से पूछा, जब तुम लोग जमीन से बाहर निकले तब कोई धमाके की आवाज सुनी थी? डीप टॉप ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। सो क्वांग आगे बढ़ा और बोला, तुम यही रुको। डीप टॉप थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या कर रहे हो? सो क्वांग ने जवाब दिया, आगे की स्थिति का पता लगाने जा रहा हूं। डीप टॉप का कौतूहल, क्यूरियोसिटी जाग गया, मैं भी चल सकता हूं ना? सो क्वांग पलटा और गरज के बोला, तू यही रह। उस पल डीप टॉप डर के मारे काम गया। मन ही मन खुद से बोला, इस बंदे से पंगा नहीं लेना, नहीं तो गेम से बाहर कर दिया जाएगा। धीमी आवाज में बुदबुदाया, ठीक है। डीप टॉप गाड़ी के पीछे छुपा रहा और सो क्वांग अकेले उस घर की ओर बढ़ा। सोचता रहा, बाएं तरफ देख रहा हूं तो कुछ तीर और लीक जैसी चीजें दिख रही है। ये तो चारा, बेट लग रहा है, लेकिन अब हालात अलग है। उसने तर्क किया कि सामने कोई शिकारी, प्रेडेटर या म्यूटेंट्स की टोलियां
ट्राइब्स हो सकती है। उसने चारों ओर देखा और विश्लेषण किया। ये जगह शेल्टर से बहुत पास है, यहां की धुआं और आवाज देरस्वेर पकड़ में आ ही जाएगी। सो क्वांग सावधानी से आगे बढ़ा। ये खतरा छिपा हुआ संकट, हिडन डिजास्टर है। तभी अचानक अजीब सी गुर्राहट, क्रीपी ग्राउल्स गूंजी। वो चौंका और तुरंत पीछे हटा। फिर उसने दिमाग लगाया, अगर सामने वाला वाकई खतरनाक निकला तो पहला वार मैं करूंगा। तभी सामने लाल आंखों वाले विशाल चूहों, जायंट रैट्स का झुंड दिखाई दिया। सो क्वांग ने एक पल की देरी किए बिना छुरी घुमा दी। ठंडी सी चेतावनी हवा में गूंजी। जिन्हें जीने की अक्ल नहीं, वो मरने का रास्ता ढूंढते हैं। चंद पलों में चारों तरफ लहू और चीखें, और फिर चुपी। सभी चूहे धराशायी। सो क्वांग चारों तरफ देख कर बोला, लगभग 20 चूहे थे। ये कोई बिल नहीं लगती। अगर और होते तो खेल बिगड़ सकता था। अब वो अकेले एक अंधेरे कमरे में खड़ा था और हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने सोचा, संभवतः 2 तरह के सर्वाइवर बेस है। एक वो जहां जंग से पहले घर टूटे नहीं थे, और दूसरा वो जो वीरान इलाके या खाली जमीन पर बने हैं, बिजली की उपलब्धता के अनुसार। फिर उसने कल्पना की, इतना बड़ा टेंट तो वही म्यूटेंट्स बना सकते हैं जो 200 सेमी लंबे और 3000 पाउंड से भारी हो। फिर अचानक एक ख्याल आया, ये कुछ भी खा सकते हैं। मशरूम, पौधे, म्यूटेंट मक्खियां, चूहे और ये तक कि कॉकरोच। फिर थोड़ी गंभीरता से बोला, लेकिन इनका सबसे पसंदीदा भोजन इंसानों का मांस होता है, खासकर मानव पैर। ये सुनकर कोई भी अपने टखनों को पकड़ ले। तभी उसने देखा, दूर एक अजीब आकृति खड़ी है, एक चट्टान पर। वो सोचने लगा जैसा सोचा था। उसके कंधे पर धनुष है, शरीर पर कवच पहना है। सो क्वांग ने अंदाजा लगाया, ये म्यूटेंट गार्ड्स है। उसने मन में सोचा, अगर हम दोनों गुफा में गए होते तो वहां जरूर इनसे टकराव होता। चट्टान के ऊपर से नीचे देखने की कोशिश की। कमबख्त झाड़ियां इतनी है कि दिख नहीं रहा। कितने हैं अंदर? नीचे छोटे से गांव को देखते हुए अंदाजा लगाया। लगभग 20-30 म्यूटेंट्स होंगे इस बेस में। चेहरा तनावपूर्ण हो गया। इनसे भिड़ना बच्चों का खेल नहीं। अचानक स्क्रीन पर सिस्टम विंडो चमकी। सो क्वांग चौंक गया। ओ भाई, ये क्या संयोग है? अभी के अभी मिशन आ गया। मिशन, म्यूटेंट ट्राइब को तबाह करो, स्ट्रीट 76 पर। इनाम 200 पॉइंट्स। सो क्वांग गुस्से में बड़बड़ाया, ये कैसा मिशन है? म्यूटेंट से भिड़ो मतलब सीधे अपनी जान दांव पर लगाओ। फिर स्क्रीन देखी, शेल्टर से भी मिशन एक्टिव हो सकता है। स्क्रीन पर लिखा आया, ब्रांच मिशन, रूट 7 पर म्यूटेंट्स का सफाया करो। इनाम 200 पॉइंट्स। वो सोचने लगा, लगता है सिस्टम सिर्फ शेल्टर के पास एक्टिवेट होता है। जैसे ही वो क्लिक करने ही वाला था, स्क्रीन गायब हो गई। सिस्टम क्यों नहीं खुल रहा? सो क्वांग ने मन ही मन खुद से सवाल किया, फिर खुद को ही जवाब दिया, मिशन तो शेल्टर के बाहर कहीं से भी एक्टिव हो सकता है। पर भैया, इन 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब सुनसान इलाके में कुछ गड़बड़ है। वो सोचता रहा, ब्रांच मिशन जिसमें 100 प्लेयर बुलाए जाते हैं, वहां सिर्फ 100 पॉइंट्स मिलते हैं, और यहां बिना बुलाए अकेले में 200। तुरंत उसने भांप लिया, इस मिशन की चटनी इतनी तीखी है कि पेट संभालना मुश्किल होगा। इसी सोच में था कि पीछे से हांफता कांपता दीप टॉप आ गया। मैनेजर, आपने देखा क्या वहां? सो क्वांग ने शांत भाव से जवाब दिया। म्यूटेंट्स का ठिकाना था। दीप टॉप का चेहरा ऐसा बना जैसे कब्ज ने आत्मा जकड़ ली हो। तो क्या हम ऐसे ही टपक जाएं? सो क्वांग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वरना क्या, जाके लड़ ले उनसे। हार गया तो तेल की कढ़ाई तैयार है। फिर मजाकिया मगर डरा देने वाले लहजे में जोड़ा, अगर यहां कोई गोबलिन होता तो तुझे पकौड़े की तरह तलवा देता। दिमाग लगा, हमारे पास एक ही बंदूक है और उससे लड़ भी सिर्फ एक ही सकता है। दीप टॉप ने खुद के बाल नोच डाले। अब तक तो इन म्यूटेंट्स को एनपीसी ही समझता था। अब समझ आया ये लोग असली खलनायक हैं और इंसान भी चबाते हैं। सो क्वांग ने सख्ती से आदेश दिया, अब उन बदतमीज प्राणियों से खेलने का टाइम नहीं।
हमें खुद को तैयार करना होगा, ताकत इकट्ठी करनी होगी, तभी कार में बिठाकर उन्हें उनके नर्क रवाना कर पाएंगे। बड़बड़ाया, कसम से किस्मत ही फूटी है। म्यूटेंट्स का अड्डा रोड 76 पर, पार्क के ईस्ट गेट के ठीक सामने। दोनों चल पड़े रोड 76 की ओर। जैसे ही पहुंचे सो क्वांग ने चेताया, कोई भी हरकत बिना सोचे मत करना। उन्होंने एक जगह सामान रखने वाले कंटेनर देखे, तभी अरे ये क्या, एक पहाड़ जैसी चट्टानों की ढेर दिखी। ये तो लाइमस्टोन चूना पत्थर है। तुरंत नोटबुक निकाली। अगर इसे रिफाइन किया जाए तो 2 इमारतें आसानी से बन सकती है, बशर्ते कि पुराना बच कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट की तकनीक अनलॉक कर ले। अब सीमेंट की कच्चे माल की चिंता खत्म। दोपहर के 3 बजे ये लोकेशन बैरक 404 से काफी दूर थी। जैसे ही वे लौटे, पूरी टीम बाहर आ गई स्वागत को। मैं चलता हूं प्रबंधन देखने, बच ने कहा। फू ट्रॉन्ग ने जमीन पर पड़े 2 अजीब जानवरों की तरफ इशारा किया। ये दोनों क्या है? सो क्वांग ने जवाब दिया, ये म्यूटेंट स्पिरिट बॉल्स है, कई खाने के काम आ जाएंगे। लेकिन खाने से भी जरूरी बात है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। बच ने पूछा, अच्छी खबर पहले सुनाओ। सो क्वांग ने विस्तार से बताया। वेटलैंड पार्क से उत्तर पूर्व की तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट मिली। वहां चूना पत्थर का बड़ा जखीरा है, शायद सल्फर फ्री प्रोसेस वाला, और कुछ पुराने ठेले कार्ट्स भी पड़े हैं जिन्हें थोड़ी मरम्मत से इस्तेमाल किया जा सकता है। बच खुशी से चहक गया, वाह, यही तो खोज रहा था। सीमेंट रिफाइनिंग के लिए कच्चा माल मिल गया। फिर फू ट्रॉन्ग ने पूछा, तो अब बुरी खबर? सो क्वांग का चेहरा सख्त हो गया। वेटलैंड पार्क के ईस्ट गेट से आगे रोड 76 पर म्यूटेंट्स का डेरा है। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक उनकी संख्या 20 के आसपास है। दीप टॉप हाथ पैर हिलाते हुए बोला, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। लड़ाई में उग्र, फेरोशियस, और इनका पसंदीदा स्नैक इंसानी मांस है। पूरी टीम एकदम ध्यान से सुन रही थी। सो क्वांग ने कहा, अभी हम उनसे टकरा नहीं सकते। उनका लेवल 10 या उससे ऊपर है। जल्दी में भिड़ना मतलब अपनी लोकेशन खोलना। फिर धीमे स्वर में आदेश दिया, अब से कोई भी रोड 76 के पास नहीं जाएगा। ईस्ट गेट से बाहर निकलना पूरी तरह मना है, जब तक ये खतरा खत्म न हो जाए। सभी ने एक साथ गर्जना की, समझ गए सर। घोषणा के बाद सो क्वांग ने अपनी बाहें मोड़ी और सोचना शुरू किया, अब इन 2 म्यूटेंट स्पिरिट बॉल्स को कैसे पकाया जाए। हां, खाया तो है पहले, पर तब तो काटा कुचला हुआ मार्केट से खरीदा था। अब खुद काटना पड़ेगा। और तब 5 महीने पहले की जिंदगी याद आई, जब सारा समय स्कैवेंजिंग, कूड़े से खजाना निकालने में जाता था और सिल्वर टोकन कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता था। तब शिकार, हंटिंग नाम की चीज बस फिल्मों में देखी थी। क्वांग चुपचाप याद कर रहा था कि उसने सुना था कि अभी अभी शिकार किए हुए जानवर का खून निकालना जरूरी होता है, नहीं तो मांस में बदबू आ जाती है। लेकिन उस खून निकालने के सही तरीके के बारे में उसे ज्यादा पता नहीं था। तभी कांग फोंग झोपड़ी की छत से बाहर आया और मैनेजर को सलाम करते हुए पूछा, क्या आप मुझे थोड़ा सा खून दे सकते हैं? क्वांग हैरानी से पूछा, खून? तुम्हें इसकी क्या जरूरत? कांग फोंग रहस्यमय अंदाज में बोला, मैं कुछ अनुमान जांचना चाहता हूं, इसके लिए चाहिए मुझे। क्वांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जांग पर कुछ कट लगाकर उसे दे दिया। कांग फोंग का दिल पत्थर जैसा हो गया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। शाम धीरे धीरे गहरी हो रही थी और हर चूल्हे से धुआं उठ रहा था। पुराने बाज जल्दी से क्वांग के पास आए और बोले, मैनेजर, आपकी समझदारी की वजह से हमारे आउटपोस्ट के सीमेंट किल पूरी तरह बन चुके हैं। कल जब सूख जाएगा तो हम पहली सीमेंट टेस्ट शुरू कर सकते हैं। क्वांग मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। शुक्र है कि सबकी मेहनत से एसोसिएशन को पुनर्जीवित करने का बड़ा लक्ष्य एक कदम करीब आ गया है। उम्मीद है सभी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और संगठन सबकी कोशिशों को याद रखेगा। यह सुनकर पुराने बाज का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे कोई प्यारा पिल्ला हो। वो हिचकिचाते हुए विदा हो गया, मैं अब काम पर जाता हूं। जैसे ही वो गायब हुआ,
क्वांग का सोचता हुआ चेहरा वापस आ गया। हाल ही में वो केक ड्रॉ करने में निपुण हो गया था। मतलब गेम में प्रगति और इनाम संभालने में। उसने टीम के बीच करीबी जुड़ावों के बारे में सोचा, पर खिलाड़ी को इनाम की चिंता नहीं लगती थी। उसने अपनी टीम के उत्साह से भरे चेहरों को याद किया, जो घर फिर से बना रहे थे। वो चुपके से मुस्कुराया। लगता है खिलाड़ियों को घर बनाने का काम करते हुए नई खुशी मिली है, और यही तो क्रिएटिव गेम्स की असल माया है। उसने वो दृश्य याद किया जहां हर कोई अपना काम करता है, सिवाय डीप टॉप के, जो आराम से सो रहा था। यार्ड बेहतर होते देखना भी खुशी का हिस्सा था। कुआंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल, खुशी की बात है कि खिलाड़ी इसका आनंद ले रहे हैं। उन्हें इनाम मिलेंगे, शायद थोड़ा पैसा या कोई सुविधा। बाद में कुआंग वापस सर्वर रूम गया ताकि वेस्टलैंड के दूसरे किनारे से रिसाव की समस्या देखें। उसने धीरे से कहा, चलो देखते हैं ग्रुप कैसा है। वो कुर्सी पर बैठा और वेबसाइट खोली। ये खिलाड़ी तो बहुत जिंदा दिल है, उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि ऑफलाइन होते ही ग्रुप चैट में मैसेज उड़ने लगे। कुआंग संतुष्ट था और दोस्ती के नए समूह भी जुड़ रहे थे, लेकिन एक खास ग्रुप को देखकर उसने हंसते हुए हार मान ली। गिया और गैंग गाहा अभी भी इस पूरी तरह डुबो देने वाले वर्चुअल रियलिटी ऑनलाइन गेम की मौजूदगी पर विश्वास नहीं करते थे। अचानक क्वांग ने देखा कि एल्फो ट्रोंग ग्रुप में अभी भी है। उसने क्लिक किया और आधिकारिक फोरम पेज खोला। सक्रिय उपयोगकर्ता थे और फोरम चहक रहा था। स्क्रीन के ऊपर क्वांग की अपनी पोस्ट थी। लाइन येट फू ट्रोंग की ओर से एक निमंत्रण। फू ट्रोंग नियमित रूप से इसे अपडेट करता था, जो कई फॉलोअर्स को आकर्षित करता था। कुआंग ने कमेंट पढ़े। अंत में लिखा था, वफादार और विचारशील उपयोगकर्ताओं को नई भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। नीचे 7,749 प्रशंसात्मक टिप्पणियां थी। थोड़ा देर पढ़ने के बाद कुआंग ने खिंचाव लिया और खड़ा हो गया। हाँ, पूरे दिन रहे, अब इनाम पाने का वक्त है। उसने सिस्टम को बुलाया और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमके। मिशन 10 अखरोट के पेड़ काटो, इनाम 1 पॉइंट। मिशन 1 म्यूटेंट मारो, इनाम 3 पॉइंट। उसने अपने स्कोर को देखा। आज के काम लगभग पूरे थे। अब ब्लाइंड बॉक्स खोलने का समय था। स्क्रीन पर क्लिक करते ही दीवार के किनारे से एक दरवाजा अचानक खुल गया। भीतर से कुछ कैंडी लुढ़कते हुए बाहर आई तो कुआंग ने उन्हें देखा और मन में बड़बड़ाया, धत तेरी ये 6 पॉइंट सिस्टम पूरा का पूरा मिर्ची चिकन निकला। तभी पूरा घर बजने लगा और सिस्टम ने अचानक उसे चौंका दिया। 1 मिनट। कुआंग ने चमकती कैंडी को घूरते हुए सोचा, ये क्या है यार? उसने सोचा, ये तो एनहांस्ड चॉकलेट बार लग रही है, कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिख रही है। तभी सिस्टम ने घोषणा की, लाइटनिंग चॉकलेट फ्लेवर्ड लॉलीपॉप, ताकत में 10% वृद्धि, अवधि 10 घंटे। कुआंग जैसे बिजली से झटका खा गया। ओह, तो सिस्टम इतना भी खराब नहीं है, उसने खुद से कहा। सिस्टम तो हमेशा बेस्ट है। अब मुझे कोई अन्याय सहने की जरूरत नहीं। कुआंग ने कैंडी उठाई और सिर खुजाते हुए सोचा, ताकत में 10% इजाफा, ये तो किसी चीट कोड जैसा लग रहा है। लेकिन ये कैंडी है या स्टिमुलेंट? उसने स्क्रीन पर कैंडी की जानकारी देखी। चॉकलेट फ्लेवर्ड लॉलीपॉप, 10% ताकत में बढ़ोतरी, 10 घंटे की अवधि, और साथ में लिखा था, सम्मान के साथ खाएं। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरी ताकत 11 हो जाती है तो वो जंगली म्यूटेंट मुकबांग भी डर जाएगा। जब एचपी सिर्फ 11/1000 हो। वो सोचने लगा कि किसी जंगली राक्षस के सामने लॉलीपॉप चूसते हुए लड़ना कैसा लगेगा। वो खुद ही हंस पड़ा। बस लॉलीपॉप चूसते हुए लड़ना बाकी था। लेकिन उसने कैंडी जेब में डाल ली। सोचा कि अच्छी चीजों को जेब में रखना चाहिए, मौके पर काम आएंगी। सुबह सुबह लाबाज और कुआंगफो बाहर से लौटे। हम लौट आए। कुआंगफो आते ही सीधा पीठ के बल लेट गया। लाबाज ने 2 चूना पत्थर से भरे गाड़ियों की तरफ देखा और कहा, इस बार सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, अब हम सीमेंट बना सकते हैं। फुत्रोंग और डीप टॉप खुशी से उछल पड़े। पुराने बाज ने हथौड़ा उठाया और चूना पत्थर को कुचलना शुरू किया। हर एक बार जोरदार,
पत्थर चकनाचूर। अब इसमें लोहे की बुरादे और मिट्टी मिलाते हैं, उसने कहा। डीप और फुत्रोंग ने एक एक बाल्टी भरकर मिश्रण में डाल दी। भट्ठी तैयार थी। अब तापमान को 1450 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना था। फुत्रोंग जोश में भरकर बोला, आग जलाना मुझे दो। उसने आग लगाई। लो तेजी से जलने लगी, लेकिन फिर उसकी शक्ल थोड़ी उलझ गई। अरे यार, एक दिक्कत आ गई। हम ओवन का तापमान कैसे मापें? पुराने बाच ने मूर्खता का नाटक करते हुए मुंह फेर लिया। चेहरा कह रहा था, तू मुझे जानता भी नहीं। फिर गुस्से से बोला, तेरे पास कोई इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है क्या? बकवास मत कर। फैन थोड़ा जोर से चलाओ, काम हो जाएगा। उसने ठुड्डी खुजाते हुए सोचा, अब जनरेटर कहां से लाऊं? फुत्रोंग चिढ़ गया। ये आदमी जब से कंस्ट्रक्शन कैप्टन बना है, दिन ब दिन ज्यादा घमंडी होता जा रहा है। तभी उसे एहसास हुआ, अरे, क्वांग फो और डीप टॉप कहाँ गए? दूसरी ओर क्वांग ने जब देखा कि दो लोग गायब हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये दोनों प्याज के छिलके, चाइव्स, कहाँ गए? तभी दोनों एक साथ बोले, बॉस। उसने हाथ बांधते हुए पूछा, कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? जब नेता ने उन्हें पकड़ लिया तो डरते हुए बोले, लीच का अड्डा। वो म्यूटेट हो गया है हाल ही में। क्वांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मैंने मना नहीं किया था उस जगह जाने से? दोनों ने घबराते हुए जवाब दिया, हम अंदर नहीं गए, बस आसपास जाल बिछाया था। इतना कहकर उन्होंने एक बाल टी सामने की, जिसमें दर्जनों म्यूटेटेड जोंकें रेंग रही थी। क्वांग की तो बस उल्टी होने ही वाली थी। वो म्यूटेटेड लीच। और ये क्या? पूरी बाल्टी में छोटे छोटे जोंकें रेंग रही थी। उसने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, तुम लोगों ने इसे पकड़ा कैसे? तो क्वांग को इन लीचों की विषाक्तता याद आ गई और मन ही मन सोचा, बॉय द याई में तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इन चीजों को पकड़ता हो। हालांकि म्यूटेटेड कीड़े प्रोटीन में भरपूर होते हैं, लेकिन उनमें परजीवी बहुत होते हैं और उनसे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। डीप टॉप खुशी से बोला, खून। हमने जानवरों के खून का इस्तेमाल किया, इन्हें एक कांच की बोतल में फंसाने के लिए। बड़ी लीचें अंदर नहीं आ सकती और छोटी बाहर नहीं जा सकती। क्वांग फो भी कूद पड़ा। ये म्यूटेटेड लीचें शायद रात में खाने की तलाश में बाहर जाती हैं और दिन में गुफा में लौट आती हैं। प्रोफेसर ने अपनी उपलब्धि को देख मुस्कुरा दिया। टूटी हुई बोतलों को छोड़ दो, बाकी सब जानवर तो इसी में कैद है। मैं तो बस यूं ही आजमाना चाह रहा था, पर असर उम्मीद से बेहतर रहा। क्वांग ने सिर हिलाया। अच्छा आइडिया है, उसने सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि कल तूफान मेरे पास कच्चा मांस मांगने आया था। वो इसे म्यूटेंट लीच पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन फिर वो थोड़ा उलझा। ये लोग इन चीजों को पकड़ क्यों रहे हैं? मुझे लीचों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर म्यूटेंट लीच तो खाने लायक नहीं हो सकती। क्वांग फो मुस्कुराते हुए बोला, मैं ये देखने नहीं लाया कि खाई जा सकती है या नहीं। मैं तो इन्हें मछली पकड़ने में इस्तेमाल करूंगा। फिशिंग सुनकर क्वांग को झटका लगा। फो का चेहरा गर्व से भर गया। जब मैं झील के पास घूम रहा था, मैंने देखा कुछ काले पक्षी मछली पकड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा, अगर झील में मछलियां हैं तो हम उन्हें क्यों न पकड़े खाने के लिए। क्वांग ने मन ही मन तारीफ की, बहुत बढ़िया। मछली पकड़ना तो शिकार से कहीं सुरक्षित है। लेकिन फिर सच्चाई ने क्वांग को एक जोरदार तमाचा मारा। उसकी खुद की फिशिंग स्किल्स। क्या ही कहें, उसे याद आया जब उसका फिशिंग रॉड 2 टुकड़ों में टूट गया था और उसका चेहरा ऐसा बन गया था मानो किस्मत ने धोखा दे दिया हो। सही उपकरण और चारा नहीं है तो कुछ पकड़ ही नहीं सकते। वो झल्ला गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि गलती उसकी नहीं थी। अगर मछली पकड़ना इतना आसान होता तो लोग झील के पास ही रहते। झील की मछलियां भी म्यूटेंट थी, वही म्यूटेंट जिनका जिक्र सर्वाइवर करते हैं। ये सोचकर क्वांग मुस्कुरा पड़ा। लेकिन अगर म्यूटेटेड लीच चारा बने तो कहानी ही बदल जाएगी। ये मछलियां शायद थोड़े पैरालाइजिंग असर से आकर्षित हो जाएं। उसने पूछा, तुम्हें मछली पकड़नी आती है? क्वांग फो ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं मछली पकड़ने के जाल बनाऊंगा। यह सुनकर क्वांग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें तरीका पता है तो मछली पकड़ने का काम तुम्हारे जिम्मे। दोनों प्याज के छिलकों, चाइव्स, ने अपने बॉस की मंजूरी पाकर खुशी से जवाब दिया, ठीक है, और वह मुड़कर चला गया। ठीक है, इन दोनों पर छोड़ दो, उसने सोचा। अब मुझे भी म्यूटेटेड लकड़ बग्घे के मांस को स्टोर करने की तरकीब पर काम करना चाहिए। बस बड़ी जांघें चाहिए। उसने सोचा,
बॉय द याई के सर्वाइवर की विधि अपनानी होगी। तंबाकू के पत्ते पीसकर मांस पर लगाओ, फिर धीरे धीरे लकड़ियां गर्म करो ताकि तार मांस की चर्बी में घुसे और परजीवियों को मार डाले। उसने तैयार मांस उठाकर सूंघा और उसका चेहरा फीका पड़ गया। पता नहीं ये भ्रम है या क्या, पर यह थोड़ा सड़ासड़ा लग रहा है। उसने बड़बड़ाया, नहीं होना चाहिए था। सामान्य परिस्थितियों में इस तरह स्मोक किया मांस थोड़ा निकोटीन जैसा महकता है और बाहर से पीले भूरे रंग का होता है, लेकिन उसके हाथ में जो सुअर की जांघ थी वो तो साफ साफ गाढ़े लाल रंग की थी, बाहर से पकी, अंदर से कच्ची, और उसी समय उस मांस से सड़ने की गंध आ रही थी, जिससे सो कुआंग ने भौहें सिकोड़ ली। शायद यह तरीका गलत था, उसने सोचा। घिन के मारे उसने जल्दी से उस मांस की आलोचना की और उसे हाथ से फेंक दिया, एक लंबी सांस के साथ। जो भी हो, यह मांस अब खाने लायक नहीं है। वो मन ही मन बुदबुदाया, काश कोई फ्रिज होता। उसे टीम लीडर ली के साथ की गई डील याद आई, जहां उसने मशरूम के बदले कुछ सामान लिया था। उसी पल उसने ठान लिया, जनरेटर के लिए तो मुझे फिर से उससे संपर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन तुरंत उसे याद आया कि अभी तो सितंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है और ली की व्यापारिक टीम तो महीने के अंत में आती है। उसने गहरी सांस ली। अब सोचने से कोई फायदा नहीं, इतना इंतजार करके खाना स्टोर नहीं किया जा सकता। वो मायूसी से सोचने लगा कि इस आपातकालीन शेल्टर की आर्थिक हालत में तो फ्रिज जैसे लग्जरी आइटम की बात ही नहीं की जा सकती। अगले दिन सुबह सुबह वो शिकार पर निकल गया, दोपहर तक मॉन्स्टर से लड़ाई में व्यस्त रहा और फिर खिलाड़ियों के लिए मांस वापस लाया, या कहें पैन में डालने के लिए उन्हें दे दिया। हालांकि उसका स्मोक्ड मांस बनाने का रिसर्च कहीं नहीं पहुंचा, लेकिन मजे की बात यह थी कि उसके अधीनस्थ लोग काफी काबिल निकले। 3 दिनों के बाद सिस्टम ने उसे 7 पॉइंट्स इनाम में दिए। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और मुस्कराया। 7 रिवॉर्ड पॉइंट्स बुरा नहीं है। जब पॉइंट्स 10 हो गए तो उसने सब एलिमेंट्री मिस्ट्री बॉक्स में डाल दिए। स्क्रीन पर टैप करते ही बॉक्स खुल गया। सौभाग्य से इस बार सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं बल्कि सोया सॉस की एक बोतल भी मिली। उसे ब्रांड का पता नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इससे खाने का स्वाद थोड़ा सुधर जाएगा। उसने मन में उस दृश्य की कल्पना की जब सब उस खुशबू को सूंघकर संतुष्ट होंगे। ये सोचकर ही उसे एक अजीब सा नशा महसूस हुआ। दूसरी ओर पूरा ग्रुप अपनी थाली को घूर रहा था, जैसे जीवन का सच्चाई से सामना हो रहा हो। जिंदगी कोई सपना नहीं है। डीप टॉप पूरी तरह निराश नजर आ रहा था। हर दिन स्ट्यू किया हुआ मांस खाना पड़ता है, अब तो उल्टी आने वाली है, उसने कहा। चेहरे पर निराशा छाई थी। जब मुझे पता चला कि इस गेम में खाना खाया जा सकता है, मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन अब खाना ही सजा बन गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर बार का खाना या तो स्ट्यू मांस या गेहूं की दलिया। मुंह तो झेल ले, लेकिन अब तो पिछवाड़ा भी जवाब देने वाला है। फू त्रौंग कांपते हुए मांस का टुकड़ा मुंह में डाल रहा था। स्वाद प्रणाली अभी पूरी नहीं थी। न तो उसमें नमक था, न फीका था, बस अजीब था। न नमकीन है, न बेस्वाद। ये तो बीमार स्वाद है और थोड़ी कड़वाहट भी है। हरा गेहूं की दलिया इससे बेहतर है। वो बड़बड़ाया और मुंह ढककर मिचली को रोकने लगा। यहां तक कि ओल्ड बाग के हाथ भी कांप रहे थे जब उसने मांस उठाया। गंध इतनी तेज थी कि उसे वाइन, अदरक और लहसुन से गंध छुपानी पड़ी। शायद थोड़ा काम कर गया, बट फिर भी उसने खुद को दिलासा दिया, ये तो वेस्टलैंड है, जो भी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा खाना बाद में जरूर आएगा। फुत्रोंग ने उसे घूरा। जब से ये आदमी कंस्ट्रक्शन कैप्टन बना है, तब से खुद को निर्माता समझने लगा है, यहां तक कि खुद से आकर खाने के स्वाद को डिजाइन करने लगा है। लेकिन फिर उसने मन में सोचा, ये भी सही है। इस गेम का असली आकर्षण ही असलियत है, और जब मसाले ही लग्जरी बन जाएं, तो और उम्मीद क्या करें। तभी डीप टॉप कराते हुए बोला, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। उम्मीद है अगले अपडेट में कुछ नए मसाले आ जाएंगे, तब तक पैसे जोड़ लूंगा। क्वांग फोन खाना चबाते हुए बोला, मैं सोच रहा हूं कि फिश ट्रैप को थोड़ा सुधारूं। क्या पैसे से कोई तैयार फिश ट्रैप खरीदा जा सकता है? पूरा ग्रुप फिर से चुप हो गया। डीप टॉप ने माहौल बदलने के लिए बात घुमा दी, सीमेंट बेकिंग का क्या हाल है? लाबाच ने बताया कि कर्मचारियों ने कुछ सुधार किया है, लेकिन उसे लगता है कि अब सफलता दूर नहीं है। डीप टॉप ने शक भरी निगाह से देखा,
ये सच्ची बात है या यूं ही कह रहे हो? ओल्ड बाक तुरंत चिढ़ गया। मजाक नहीं कर रहा भाई, वो गर्व से बोला। सिर्फ सीमेंट ही नहीं, बल्कि मेरे पास के लोकल स्कूल में फायर ब्रिक्स पर भी रिसर्च चल रही है। लेकिन फिर उसे याद आया कि तैयार ब्रिक का शेप टेढ़ा मेढ़ा था। मोल्ड के बिना तो मुश्किल है। वो मन ही मन सोचने लगा। डीप टॉप ने सवाल उठाया, क्या लकड़ी से मोल्ड नहीं बन सकता? फू त्रॉन हंस पड़ा। हाँ, क्या तुम सोचते हो ये इतना आसान है? उसने समझाया कि ये यूं ही पेड़ काटकर कोई बॉक्स बना देने जैसा नहीं है। सब कुछ हाथ से करना पड़ता है। कुशल व्यक्ति तो बढ़िया बना देगा, लेकिन आम लोग जो बनाएंगे वो तो टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। उसने कड़वाहट के साथ सोचा, मैं खुद को जंगल में सर्वाइवल मास्टर समझता था, जो आधे घंटे में घर बना सकता है। लेकिन ये गेम छोटी छोटी दिखते इतनी बड़ी लगती है कि पागल कर देती है। फिर उसने लंबी सांस भरी। जो भी कहो, इस गेम का वेस्टलैंड बहुत कठिन है। डीप टॉप और फॉन चुप रहे। क्वांग फॉन भी मन ही मन मान गया कि फू त्रॉन्ग की बात गलत नहीं थी। उसने सोचा, इन दिनों मैं डेजर्ट आइलैंड सर्वाइवल मास्टर्स के शॉर्ट वीडियो देख देखकर ट्रैप लगाना सीख रहा था, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका। झील के पास मछली खाने वाले पक्षी मंडरा रहे थे और सारे मूर्ख मछलियां पहले ही फंस चुकी थी। अब जो बची थी वो चालाक भूत जैसी थी। जैसे ही कुछ फेंको, गायब हो जाती थी। खाते खाते उसकी आंखें नम हो गई। लगता है ये बूढ़ी मछलियां तो हमारे म्यूटेटेड जोंकों से पेट भर चुकी है। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। पहले इन्हें मोटा करो, जब इनकी सतर्कता कम हो जाए तब पकड़ लेंगे। ओल्ड बाक ने फिर विषय बदला। सही है, सुना है 2 दिन में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। फू त्रॉन्ग उत्साहित हो गया। सच? उम्मीद है इस बार 2 लड़कियां होंगी। टीम का माहौल ही बदल जाएगा। डीप टॉप ने हाथ रगड़ते हुए विकृत मुस्कान दी। मेरी कल्पना के हिसाब से तो वो जरूर एक हसीना होगी। तभी क्वांग फॉन को कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक कर चुप हो गया। कदमों की आवाज और पास आती गई। डीप टॉप ने मन में सोचा, कोई आ रहा है। ओल्ड बाक भी पलटा और बड़बड़ाया, क्या ये वही लोग हैं? तभी सो क्वांग बाहर से अंदर आया और बोला, ये है हमारे नए सदस्य। उसके पीछे 2 परछाइयां थी। उसने परिचय दिया, तोंग टी सान, डुबक चान, हवान टू, वी टाहोंग टान। तोंग टी सान एक गोलमटो लड़का था जिसकी आंखें संकरी थी, जबकि डुबक चान हवान टू एक ऐसा अंकल था जो दिखने में तो बहुत सकारात्मक लगता था, लेकिन उसकी बेतरतीब दाढ़ी और हुलिया उसे लड़की तो बिल्कुल नहीं दिखाता था। पूरे समूह की नजरें टीम पर थी, जैसे कोई मठ की मंदिर पर हो और सब चुपचाप गोंद छिड़क रहे हों। लेकिन वहां 2 लड़के थे, इसलिए क्वांग ने सबको इकट्ठा किया और बोला, सबको थोड़ा परिचय दूं, ये हमारे नए सदस्य हैं। एक लड़का था जो थोड़ा मोटा मोटा दिखता था और दूसरा एक मध्यम उम्र के अंकल थे। उसने दोनों के नाम भी बताए, तोंग टी सान, डुबक चानहू वानू। क्वांग ने सभ्यतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग नए सदस्यों का स्वागत करें। लेकिन दिल में वो चुपके से उनके नामों का मजाक उड़ा रहा था। ये क्या नाम है यार? सदस्य हाथ मिलाकर बधाई देने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर उबाऊपन था। सब एक साथ बोले, नया सदस्य आया है, अच्छा है। फिर भी मन में वो सपना जैसे सपना ही रह गया। सदस्यों की उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर से एक पुरुष खिलाड़ी, कब आएगी कोई महिला खिलाड़ी? निराशा का माहौल था। फिर से पुरुष खिलाड़ी, कब कोई महिला खिलाड़ी आएगी? डुबक चान और हु वानू को इस माहौल की कोई परवाह नहीं थी। वे धीरे धीरे चलकर निकल गए। दोनों उस स्टू के बर्तन के पास गए जो उबल रहा था, और मांस की खुशबू उनकी नाकों को छू गई। वे चकित थे कि सामने इतनी स्वादिष्ट मानव भोजन कैसे हो सकता है। सान ने आश्चर्य से सोचा, ये गर्म और समृद्ध मांस की खुशबू हमारे चेहरे पर ताजगी ला रही है। वानू भी इसे देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ कितना असली लगता है। स्टू का बर्तन देखकर उनके चेहरे खिल उठे, क्योंकि ये उनके लिए इस खेल में पहली बार खाने जैसा था। लाबाज ने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या हाल है तुम दोनों? वानू मुड़कर बोला, मैं तेज और चालाक संपर्क हूं। सा ने कहा, मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि तुम लोगों ने पहले ही खा लिया होगा।
खुद को परिचित कराते ही उसने देखा कि फुत्रोंग और डीप टॉप हाथों में सूप के कटोरे लेकर मुंह मचाते हुए खा रहे थे। डीप टॉप ने बताया कि पहले मैनेजर स्वागत समारोह करने वाला था, लेकिन शायद वो रद्द हो गया, इसलिए उसने पहले खाने को कहा। फिर उसने शरारती अंदाज में सूप का कटोरा वानू को देते हुए कहा, तुम लोग अभी जागे हो, पहले खाओ। वानू ने पेट में घबराहट महसूस की, कटोरे को देखा और मन ही मन सोचा, ये खाना शायद जहरीला हो, लेकिन ये एक खेल है, एक और खाने से क्या होगा, शायद जी उठ जाऊंगा। उसने बिना सोचे इसे अपने मुंह में डाला और सोचा, अगर अच्छा लगे तो खा लूंगा। खाने के बाद वानू बेहद हैरान और खुश हुआ कि वो रो पड़ा जैसे उसने कोई नई सच्चाई पाली हो। उसने खुशी से कहा, स्वाद है गोमांस का, ये गेम सचमुच खाया जा सकता है। फुत्रोंग ने खुद को सोचते हुए कहा, मैं तो सुस्त और निर्जीव लग रहा था, लेकिन ये खाना नहीं खाने से मेरा ब्लड प्रेशर भी गिर सकता है। उसने आगे कहा, पर मैं सोचता था कि यह सब इतना वास्तविक नहीं होगा। फुत्रोंग ने एक महिला खिलाड़ी की कल्पना की जो कांटे से खाना खिला रही हो और कहा, पार्टी अभी लंबी है, क्या तुम मेरे साथ खाओगी? सान ने सूप का कटोरा देखा और सोचा, फिर कटोरे से उठती हुई बैंगनी धुआं देखकर पूछा, यह किस तरह का स्टू है? ओल्ड बाक मुस्कुराए और बोले, मांस। सान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन सा मांस? ओल्ड बाक ने जानवर की ओर इशारा किया और कहा, म्यूटेंट हाइना। असल में हमें पता नहीं कि ये भेड़िए हैं या कुत्ते, पर ये सब म्यूटेंट जानवर हैं। ये सुनते ही वानू ने पहले जो कुछ खाया था उसे तुरंत थूक दिया। सान ने कप उठाकर स्वाद चखा, उसका चेहरा घृणा से भर गया। उसने पूछा, ये तो बहुत मछली जैसा बदबूदार है, क्या तुम लोग मेरा मजाक कर रहे हो? डीप टॉप, फुत्रोंग और क्वांग फॉन सभी सान के सवाल सुनकर चौंक गए। डीप टॉप बोला, मुझे नहीं पता। फुत्रोंग ने कहा, यह एनपीसी द्वारा लाया गया है। ओल्ड बाक ने सान के कान में कहा, अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो मैनेजर से थोड़ा सौदा कर सकते हो।